एक बिहारी सब पर भारी। वैसे तो इस कहावत को यहाँ के टॉप क्लास आईएएस, आईआईटी और आईआईएम ग्रेजुएट सच साबित करके दिखाते हैं, लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद इस स्टेट में कोई भी अच्छी इंडस्ट्री आना ही नहीं चाहती। वैसे तो सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड एरिया है जहां पोर्ट ना होने की वजह से मेजर इंडस्ट्रीज इस स्टेट से दूर भागती हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार का ये बयान पूरी तरह से सच को बयां करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे भी कई सारे स्टेट्स हैं जो कि लैंडलॉक्ड होने के बावजूद कंपनीज की पहली पसंद बने हुए हैं। तो आखिर क्या है असली सच्चाई बिहार में मेजर इंडस्ट्रीज के ना होने का? चलिए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री के पास पोर्ट मौजूद होना उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उससे उन्हें एक बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलती हैं, जिसके जरिए वो आसानी से मरीन रूट्स को एक्सेस कर सकते हैं और हर तरह के मटेरियल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम खर्चे में कर सकते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत कंपनीज आजकल उन इलाकों में भी अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना पसंद कर रही हैं जहां से पोर्ट कोसों दूर हो। एग्जांपल के लिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को ले लेते हैं। राजस्थान सरसों, राई, बाजरा और ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वहीं दूध व मसालों का इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट। साथ ही यहाँ अलग अलग तरह के 40,000 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें टेक्सटाइल्स, सीमेंट, सेरामिक और ऑटो जैसे कई और उद्योग शामिल हैं। अब हरियाणा की बात करें तो ये राज्य सालों से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है और आईटी की फील्ड में भी ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो वो गेहूं का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, लेकिन यहाँ पर आईटी कंपनीज, लेदर वर्क, सेमीकंडक्टर्स और स्पोर्टिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि बिहार में इंडस्ट्रीज इसलिए जाना नहीं चाहती क्योंकि वहां पर पोर्ट नहीं है, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। पर दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिहार हमेशा से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतनी दूर नहीं था, बल्कि कुछ दशक पहले तो यहाँ मेजर ट्रेनिंग हब हुआ करता था। असल में बिहार की भूमि बहुत उपजाऊ है और यहाँ धान व गेहूं की खेती बहुत बड़ी संख्या में की जाती है। इसके अलावा बिहार की शाही लीची, मखाना और अमरूद जैसे कई सारे फ्रूट्स देश से लेकर विदेश में भी काफी फेमस हैं, जिसकी सप्लाई पहले काफी बड़े लेवल पर की जाती थी। ब्रिटिश शासन के समय पटना एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी उभरा था और आजादी के बाद जहां देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग ना के बराबर थी, वहां बिहार और वेस्ट बंगाल पूरे देश के इंडस्ट्रियल स्पॉट बने हुए थे। एक्चुअली बिहार के अंदर काफी बड़ी मात्रा में मिनरल्स मौजूद थे, इसलिए कंपनीज इन माइंस के करीब ही लोकेट होना चाहती थी ताकि रॉ मटेरियल या मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में उन्हें ज्यादा समय या पैसा ना खर्च करना पड़े। अब दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ बिहार की तरफ ही जा रही थी, इसलिए उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए और माल ढोने में लगने वाले खर्च पर सब्सिडी देने लगे। अब जाहिर सी बात है कि सब्सिडी पाने के बाद कंपनीज को रॉ मटेरियल या मिनरल्स के लिए बिहार और इसके जैसे बाकी माइंस वाले स्टेट्स का रुख करने की जरूरत नहीं थी और इंडस्ट्रीज पूरे देश में कहीं पर भी एस्टैब्लिश की जा सकती थी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज वहां पर पहले से मौजूद थीं, वो भी खराब पॉलिसीज और कई दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से बंद होती चली गईं। इस तरह बिहार की वो इमेज जो ब्रिटिश शासन या उससे पहले हुआ करती थी, वो वक्त के साथ साथ खराब होती चली गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 40 से 50 साल में बहुत से ऐसे स्टेट्स या शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जो डेवलपमेंट के मामले में पहले काफी पीछे हुआ करते थे। लेकिन फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर बिहार में ये बदलाव क्यों देखने को नहीं मिला? असल में दोस्तों, इसके पीछे कई सारे मेजर रीजंस हैं, जिसमें पहला है अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट लैंड। किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए जमीन का एक बड़े टुकड़े की जरूरत होती है, लेकिन इस जमीन को बिहार में हासिल करना कंपनीज के लिए लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है और जिसकी वजह से बिहार में 56% से भी ज्यादा जमीन पर खेती होती है। इस स्टेट में लगभग 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है और यही वो वजह है कि जमीनों को हासिल करने में दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली ये कि यहाँ के लोग खेती पर ही निर्भर हैं, तो फिर अपनी जमीन हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ आमतौर पर लोगों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए क्योंकि एक बड़ा एरिया चाहिए, ऐसे में अगर कोई कंपनी यहाँ जमीन लेना चाहती है तो उसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से बात करके जमीन को बेचने के लिए एग्री करना पड़ता है। अब अगर गवर्नमेंट भी किसी कंपनी को जमीन देना चाहे तो उसके लिए भी ये बहुत उलझा हुआ और मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ 5 हेक्टेयर जमीन पाने के लिए भी 20 से 30 अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ सकती है। यानी कि बिहार के लोगों से उनकी जमीन लेना एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बिहार में इंडस्ट्रीज के एंटर ना होने का इकोनॉमिस्ट्स जो सेकंड रीजन देते हैं वो है बैड बिजनेस हिस्ट्री। बिहार कुछ साल पहले तक चीनी और चावल का बहुत बड़ा उत्पादक था,
लेकिन आज स्टेट के 3000 राइस मिल्स में से 2000 तो बंद हो चुके हैं और दोस्तों कुछ इस तरह ही 33 शुगर मिल्स में से भी 18 पर तो ताले लग चुके हैं। और यही वजह है कि 1960 में देश का 40% शुगर अकेले बिहार प्रोड्यूस करता था, जो कि अब घटकर सिर्फ 2% रह गया है। अब इन राइस मिल्स के बंद होने के पीछे की वजह तो करोड़ों का घोटाला और इलीगल वसूली है। वहीं चीनी मिल्स गवर्नमेंट के जबरन कब्जे की वजह से बंद हो गईं। एग्जाम्पल के लिए 1952 में कई किसानों ने अपनी जमीन एक प्राइवेट कंपनी को दी थी, जिसके बाद से वारिसलीगंज चीनी मिल एस्टैब्लिश हुआ था। 1976 में चीनी के रिकॉर्ड प्रोडक्शन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मिल को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया था। लेकिन 1977 में बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन ने इस मिल को अपने कब्जे में ले लिया और अगले 16 सालों तक बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से चलाया, जिसकी वजह से आखिरकार 1993 में इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा 1974 में सहरसा के बैजनाथपुर गांव में पेपर मिल की भी शुरुआत हुई थी, जिसका गोल डेली 5 टन पेपर बनाने का था। लेकिन फंड की कमी की वजह से ये मिल भी 1987 में बंद हो गई। ये फैक्ट्री 50 एकड़ जमीन पर बनी थी, जहां पहले गरीब किसान खेती करके अपना पेट भरते थे, यानी कि उनके हाथ से जमीन भी गई और मिल भी नहीं रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने भी बिहार के फतुहा में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, जहां विजय सुपर स्कूटर बना करता था। इसके अलावा पटना से 80 किलोमीटर दूर मडोरा में मोरटन चॉकलेट की कंपनी थी और कई सारे बनियान बनाने वाले कारखाने भी। साथ ही बिहार वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट और केमिकल्स बनाने के लिए भी काफी फेमस था। लेकिन धीरे धीरे अभी इंडस्ट्रीज पर ग्रहण लगता चला गया और बिहार ने अपनी खराब व्यवस्था की वजह से अपने इन अनमोल रत्नों को खो दिया। नंबर 3, वीक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अब दोस्तों बिहार सरकार इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने के लिए कई सारी नई पॉलिसीज तो बनाती है, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो फिर कंपनीज को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। 2015 में नीतीश सरकार ने एक पॉलिसी की शुरुआत की थी, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी का नाम दिया गया था। इसके तहत पहले ऑनर्स को अपनी फैक्ट्री बिहार में एस्टैब्लिश करनी होगी। इसके बाद से गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी या फिर इसके अलावा बाकी के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। लेकिन सरकार के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनीज को ये पॉलिसी अट्रैक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि 2006 में नीतीश कुमार ऐसे ही एक इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आए थे, जो देखने में तो कंपनीज के लिए काफी प्रॉफिटेबल थी। लेकिन इस पॉलिसी के तहत जिन्होंने भी बिहार में अपनी फैक्ट्री या ऑफिसेज लगाए, उन्हें पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक्चुअली बिहार सरकार इन्हें जो भी सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली थी वो कभी भी उन्हें दी ही नहीं गई। इस मामले में कई सारे केसेस भी चल रहे हैं और 2010 में पटना हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को इसके लिए काफी फटकार भी लगाई। कई कंपनीज ने दावा किया कि कोर्ट का चक्कर लगाना और सब्सिडी के लिए लंबे समय तक केस लड़ना पूरी तरह से समय की बर्बादी है, इसलिए जहां की पॉलिसी अच्छी हो वहीं पर जाना ज्यादा सही होगा। इन सब के अलावा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत नीतीश कुमार ने स्टार्टअप्स को 500 करोड़ रुपए का फंड देने की बात कही थी। लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी शिकायत है कि सरकार से उन्हें कभी भी फंड मिले ही नहीं। अब सब्सिडी मिले या ना मिले, लेकिन इन सभी रीजंस की वजह से बिजनेस ओनर्स को इतना जरूर आइडिया हो गया था कि अगर बिहार में अपनी इंडस्ट्री लगानी है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला। नंबर 4, डर्टी कास्टिज्म पॉलिटिक्स। अब इतिहास में झांक कर देखें तो बिहार की राजनीति में जातिवाद जैसा मुद्दा हमेशा से नहीं था, लेकिन जब से आरजेडी के प्रमुख लालू यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए, तब से निचली जातियों में उनके लिए खूब क्रेज देखने को मिला। और मिलता भी क्यों ना, जब वो विकास की जगह सिर्फ उन्हें सम्मान दिलाने का वादा कर रहे थे। इस राजनीति का नतीजा ये हुआ कि डेवलपमेंट लोगों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दम तोड़ दिया। बिहार में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, जगह जगह दंगे होने लगे, यहाँ तक कि हालत तो ये हो गई थी कि रात के 7 बजे के बाद लोग अपने घर से निकलने में भी डरते थे, क्योंकि रास्ते में रोककर उनकी बाइक या फिर कार छीन ली जाती थी। गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि चाहे मासूम जनता हो या फिर IAS ऑफिसर्स, उनकी हत्या करने से पहले क्रिमिनल्स को जरा भी खौफ नहीं होता था। वहाँ सोशल जस्टिस एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बन गया था और ऐसे माहौल में कोई भी कंपनी अपनी फैक्ट्री भला क्यों एस्टैब्लिश करती। हालांकि ये सब तो बहुत पहले की बात है, जबकि आज तो खुद आरजेडी नेता भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भरपूर सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। इवन नीतीश कुमार भी आए दिन डेवलपमेंट के लिए नए नए स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर कई नई सीमेंट फैक्ट्रीज लगाई गई, साथ ही इथेनॉल के प्लांट भी लगाए गए हैं। इसके अलावा उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार कैंपेन, एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड और इनोवेशन चैलेंज जैसे प्रोग्राम से गवर्नमेंट लगातार यूथ और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट को अपने इन सभी प्रयासों से कितनी सफलता मिलती है, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। वैसे बिहार में इंडस्ट्रीज ना होने के पीछे आपका ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।